प्रिय विद्यार्थियों, गामा स्टडी पॉइंट चैनल के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने स्किनर के सिद्धांत की वीडियो लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना अधिगम संबंधी सिद्धांत दिया था, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित था। तो सबसे पहले हम स्किनर का पूरा नाम जानेंगे और ये कहाँ के थे, कहाँ पर इन्होंने कौन कौन शिकार किए हैं, इनका जीवन एवं मृत्युकाल क्या क्या है। तो इनका पूरा नाम स्किनर का ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के चीफ के पद पर भी कार्य किया था। इनका समयकाल 1904 ईस्वी से 1990 ईस्वी में माना जाता है। इनके कुछ हम प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे तो इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम बताएंगे। तो इनकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, विज्ञान और मानव का व्यवहार, विज्ञान और मानव का व्यवहार, और दूसरी पुस्तक की बात करें द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और तीसरी इनकी प्रमुख पुस्तक के बारे में बात करें तो पुनर्बलन अनुसूची, और थर्ड में आपका हो जाएगा नेक्स्ट में बियॉन्ड द फ्रीडम्स, और नेक्स्ट में आपका हो जाएगा वर्बल बिहेवियर। तो आप सी बात है कि आपने इसको जान लिया होगा। तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। जैसा कि इन्होंने पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया था और दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं, जिसे हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो पहले में हो जाएगा इनका रिस्पोंडेंट बिहेवियर, प्रतिक्रियात्मक, और दूसरा में हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात सक्रिय व्यवहार। तो हम अब आगे चल रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं इनके सिद्धांत के बारे में। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें इन्होंने सक्रिय अनुकूलन अधिगम की एक पद्धति है। सक्रिय अनुकूलन आप किसे कहेंगे? तो सक्रिय अनुकूलन आप उसे कहेंगे जो व्यवहार जानबूझकर किया जा रहा हो, जबकि उस व्यवहार के अन्य विकल्प मौजूद होते हैं, जिसका विकास अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने किया था। उन्होंने अधिगम संबंधी सिद्धांत का विचारों का प्रसार 1932 ईस्वी में होने लगा था। उनकी दो पुस्तकें थी। इन पुस्तकों को आप ध्यान से देखिएगा। इन पुस्तकों को कभी कभी पूछ लिया जाता है वन लाइनर में, टेट सीटेट आदि परीक्षाओं में। तो पहली इनकी पुस्तक हो जाएगी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरी हो जाएगी इनकी बियॉन्ड द फ्रीडम एंड डिग्निटीज, प्रसिद्ध है। व्यवहारवादियों के सिद्धांत की श्रेणी में स्किनर का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है, अर्थात व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहार, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करते थे, जिसके जनक जेबी वाटसन, जॉन ब्राड वाटसन माने जाते हैं। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो पहला में इन्होंने बताया प्रतिक्रियात्मक, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और दूसरा बताया है सक्रिय व्यवहार। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट में कि इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चित्र में प्रदर्शित किया हुआ कि चूहे पर किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया था। इनके प्रयोग में एक पिजन रैट बॉक्स था, जिन्हें हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें जो है तो एक विशेष प्रकार का समायोजन किया गया था। इलेक्ट्रिक रॉड नीचे लगाए गए थे, फिर इसके लिए लाइट की विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई थी। अब चूहे को, यहाँ पर एक भूखे चूहे को इस पर छोड़ा जाता है। जब भूखे चूहे को छोड़ा जाता है तो यहाँ वह सक्रिय व्यवहार करता है, कहीं इधर उधर उसमें करता है। अचानक उसका पैर जब लीवर पर प्रेस होता है तो उसे दाना पानी अथवा खाने के लिए कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे चूहा इसी प्रकार व्यवहार करता है और फिर एक निश्चित समय के बाद वह एक निश्चित व्यवहार करने लगता है। जब उसे भूख लगती है तब वह लीवर प्रेस करता है उसे और लाइट को देखता है, तो उसी के सहारे उसको जो है तो खाने के लिए भोजन पानी दाना मिल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने सिद्धांत किस प्रकार से दिया है।
तो इसमें स्किनर द्वारा अधिगम पर किए गए 2 प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका पहला चूहों पर किया गया प्रयोग और बाद में उन्होंने कबूतर पर विभिन्न तरीके के प्रयोग किए थे। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट में चूहे पर प्रयोग। जैसा कि हमने चित्र में भी आपको दिखाया है, स्किनर ने चूहे का प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया था, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन चैम्बर ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनके सहयोगी तथा इनके साथी उसे जो है तो स्किनर बॉक्स से पुकारने लगे थे। इसके बाद में चूहे प्रवेश के लिए एक द्वार बना दिया गया था और एक लीवर या खटका भी दे दिया गया था, जिस पर उसे मारने पर पुनर्बलन दिया जाता था। पुनर्बलन के रूप में उसे भोजन पानी दाना दिया जाता था। तो फिर जिस पर बटन दबाते उसके अंदर रखी प्लेट में चूहे को भोजन आ जाता था। स्किनर के एक भूखे चूहे के इसके अंदर भेज दिया था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भूखा चूहा ही क्यों प्रवेश किया गया था। तो भूखा चूहा इसलिए प्रवेश किया गया था क्योंकि अगर चूहा भूखा ना होता तो वो शांत बैठता, जब उसे भूख लगती तब सक्रिय व्यवहार करता। अगर चूहा भूखा इसलिए डाला गया कि वो सक्रिय होकर के व्यवहार करे, अर्थात भोजन की तलाश में कुछ अनुक्रिया करे। तो चूहे अंदर उछल कूद करने लगा। अचानक पैर उसका लीवर में दब गया, जिससे कि प्लेट में तुरंत भोजन आ गया और फिर चूहे को भोजन अपनी भूख मतलब क्षुधा शांत हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे पुनः भूख लगी तो वह फिर से उछल कूद करने लगा। इस बार उसे अनायास बटन दब गया, अर्थात अचानक उससे दब गया। उसे पता नहीं था, अर्थात उसे इस व्यवहार के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि लीवर प्रेस हो जाएगा, लेकिन अचानक से जब वो इधर उधर कर रहा था तो उसका जो है तो पैर लीवर पर पड़ गया और उसे पुनर्बलन के रूप में भोजन पानी कप में रखे प्याले में मिल गया। इसी प्रकार वह अनायास क्रिया करता रहा। इसके बाद अनायास के बाद देखा कि जब भूख मिटने पर उसे जो है तो चूहे को पुनर्बलन मिल गया तो वह लीवर के आसपास ही रहने लगा, अर्थात वह लीवर के आसपास ही भटकने लगा। अब उसे पता चल गया कि इस पर प्रेस करते ही या इस पर मेरा पंजा या खटके दबाते ही उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा। धीरे धीरे लीवर को वह दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा, वह समझ गया। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बताएंगे कि इन्होंने जो है तो कबूतर पर किस प्रकार प्रयोग किया है। तो कबूतर पर प्रयोग स्किनर का दूसरा प्रयोग एक कबूतर पर किया गया था। कबूतर के लिए बनवाए गए बॉक्स में कबूतर बॉक्स के नाम से या पिजन बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पेटिका में स्किनर एक भूखे कबूतर को भेजा और पेटिका में एक चाबी अथवा बटन लगा दिया, अर्थात एक की लगा दिया जो प्रकाश से चमकते थे। अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकाश की भी व्यवस्था की गई थी जो उसे दिखाई देते थे। इस बॉक्स में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें बटन दबते ही कबूतर के लिए भोजन या दाना पानी आ जाता था। भूखा कबूतर पहले उसमें बॉक्स के अंदर इधर उधर चक्कर काटता रहा, तभी से उसे एक विशेष व्यवस्था के द्वारा बटन के प्रकाश डाला गया। अर्थात जब भूखा कबूतर उस पर पिजन बॉक्स अथवा स्किनर बॉक्स में डाला गया तो वह इधर उधर घूम फिर करके भोजन की तलाश करता रहा। तो फिर जब धीरे से उसे एक प्रकाश की विभिन्न लाइटों को छोड़ा गया तो अचानक वो लाइट की ओर आकर्षित होता है और आकर्षित होते ही उससे जो है तो लीवर प्रेस हो जाता है। और जब लीवर प्रेस हो जाता है तो फिर उसे जो है तो पुनर्बलन के रूप में भोजन मिल जाता है, तो अर्थात भूखा कबूतर अपनी भूख को शांत करता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा उसे जो है तो अब वह भी लीवर के पास रहने लगा और उसे लीवर दबाना आसानी से सीख लिया। अब कबूतर को भ्रमित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकाश पहुंचाया गया था। प्रकाश में इन परिवर्तनों से कुछ समय के लिए कबूतर प्रभावित हुआ, किंतु भोजन से उसे जो पुनर्बलन मिला था वह उसे भोजन वाले बटन पर चोंच मारना सीख लिया। अर्थात कि अब कबूतर इतना जागरूक अर्थात उसका व्यवहार इतना सक्रिय हो गया था कि वो जहाँ पर उसे लीवर प्रेस होता, जहाँ पर उसे भोजन मिलता वहीं पर ही लीवर उससे प्रेस होता था। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है आपको, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कबूतर है। यहाँ पर ये एक मतलब वो
बटन बटन है और यहाँ पर बल्ब के विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ नीचे रखे प्याले में इसे खाने के लिए भोजन पानी दाना आता था जब यह लीवर प्रेस करता था, जिसे पिजन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर के प्रयोग के निष्कर्ष, कंक्लूजन्स ऑफ स्किनर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका अनुक्रियाकरणीय प्राणी एक स्वाभाविक गुण है, अर्थात अनुक्रिया करना मनुष्य का स्वाभाविक प्राणी है, क्योंकि जब मनुष्य अथवा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी किसी भी समस्याओं में रहते हैं तो अनुक्रिया ऑब्वियसली करते हैं। उससे निकलने के लिए, उससे बचने के लिए कोई न कोई अनुक्रिया जरूर अवश्य करते हैं। तो आवश्यकताओं को साधारण रूप से प्रणोद अथवा ड्राइव कहते हैं। जैसे आप लोग भी जो है तो कुछ आपके अंदर भी ड्राइव जगी होगी जिससे आप लोग बीएड अथवा कर रहे हैं, जिससे चल करके आप आगे भावी शिक्षक बनेंगे। और दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका, यदि किसी अनुक्रिया के बाद सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया को पुनर्बलन मिलता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, जब आप किसी भी कार्य को करते हैं, यदि आप उससे कार्य को सफल होता है तो आप उससे प्रभावित होते हैं तथा आपको पुनर्बलन अर्थात उस क्रिया करने के लिए दोबारा पुनर्बलन मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आप किसी क्रिया सफलता में परीक्षा में आप सफल होते हैं तो आपको अत्यधिक आनंद आता है तथा और अधिक आपको मेहनत करने के लिए जो है तो पुनर्बलन मिलता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि यदि सफल होता है व्यक्ति तो उसे पुनर्बलन मिलता है, अर्थात क्रिया को और अधिक दृढ़ आधार मिलता है। वही तीसरे नंबर की बात करें तो हम अनुक्रिया और सफलता के मध्य एक अनुबंधन हो जाता है, अनुबंधन बॉन्ड बन जाता है कि अनुक्रिया और सफलता के बीच एक अनुबंधन बनता है, जिसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक अधिगम की प्रक्रिया है जिससे अनुक्रिया बार बार होती है और उससे जो है तो अधिक बॉन्ड अधिक मजबूत हो जाता है और सफलता प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो स्किनर के अधिगम की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं जानेंगे स्किनर के अधिगम की। तो हम यहाँ पर अब जानेंगे कि पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है। तो पुनर्बलन का अर्थ हम जानेंगे तो स्किनर के प्रयोग में खाद्य पदार्थों को चूहे को वांछित क्रिया करने हेतु बार बार अभिप्रेरित करता है। यह चूहे को खाना तभी प्राप्त होता है जब वो खटका दबाता है, अर्थात उसे पुनर्बलन तभी मिलता है जब वो खटका दबाता है। अगर खटका ना दबाता तो उसे पुनर्बलन न मिलता। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई कि पुनर्बलन से किसी क्रिया को करने का दृढ़ आधार प्रदान होता है। वैसे अगर पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन में आपको नीचे भी यह बताया गया है कि पुनर्बलन के प्रकार, सकारात्मक पुनर्बलन, यह पुनर्बलन सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावना में वृद्धि करने में सहायक होता है। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त होती है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उससे और अधिक आपको क्रिया करने के और अधिक दृढ़ आधार प्रदान होता है। वहीं पर दूसरे पुनर्बलन की बात करें तो हम नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण में दंड। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यदि बच्चों को विद्यालय में अधिक दंड दिया जाता है तो वो अगले दिन से विद्यालय जाने से अपने माता पिता से बिल्कुल इनकार कर देता है। तो इस प्रकार के पुनर्बलन को हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इससे बालक में गलत धारणाओं का विकास होता है। वही पुनर्बलन सारणी की बात हम नेक्स्ट पर कर रहे हैं। तो पुनर्बलन सारणी में आपका हो जाएगा, जिस स्किनर के अनुसार पुनर्बलन सारणी का अर्थ है अनुक्रिया के उपरांत पुनर्बलन किस प्रकार और कितने समय प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को पुनर्बलन कितनी मात्रा में, किस समय, किस अवधि, कैसे और क्यों, किस अनुक्रिया पर दिया जाना चाहिए, इसी पर प्रकाश डाला गया है। तो स्किनर ने पुनर्बलन की 4 सारणियों पर प्रकाश डाला है। पहले में आपको हो जाएगा निश्चित अनुपात का पुनर्बलन और दूसरे में हो जाएगा निश्चित समयावधि पुनर्बलन। इस सारणी में निश्चित समय के अंतर में पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। स्किनर ने अपने प्रयोग में 30 सेकेंड से 10 मिनट तक के पुनर्बलन का उपयोग किया है। इसके बाद हो जाएगा 100%, अर्थात प्रत्येक क्रिया में वांछित अनुक्रिया होने पर भी पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि बालक के अच्छे प्रदर्शन पर हर एक अनुक्रिया पर
कहते हैं शाबाश। तो यही है कि 100% पुनर्बलन। वहीं आंशिक पुनर्बलन की बात करें तो यह कभी कभी भी दिया जाता है, एक निश्चित समय, एक निश्चित शुद्ध अनुक्रिया के बाद दिया जाता है। सबसे अधिक एवं सबसे अधिक व्यवहारिक पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अथवा पुनर्बलन का शिक्षा में प्रयोग बताइए। अर्थात एजुकेशन एम्प्लीकेशन, हम इसे शिक्षा में किस प्रकार उपयोग करेंगे जिससे कि एक सक्रिय बालक अथवा सक्रिय पुनर्बलन के द्वारा बालकों में इस शिक्षण को लागू किया जा सके, उन्हें आसानी से भी इसका प्रयोग बताया जा सके। तो पुनर्बलन का क्षेत्र, शिक्षा के प्रमुख महत्व, अधिगम की प्रक्रिया को दृढ़ बनाने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। अर्थात शिक्षक को भी धनात्मक पुनर्बलन आदि का प्रयोग करके जो है तो बालकों को सक्रिय शिक्षण करवाना चाहिए। वहीं पर दूसरे की बात करें तो हम शिक्षक को छात्रों के समक्ष विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बालक अब ऑब्वियसली बालक जो है तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान को नहीं आत्मसात कर पाते हैं, बल्कि उनको जो है तो बालकों के सामने छोटे छोटे खंडों को जोड़ करके उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि वे इसे आसानी से समझ सकें। वहीं तीसरे की बात करें तो हम शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की सक्रियता पर बल देते हैं। अर्थात अधिगम जो होता है वो सक्रिय होता है, बालक तथा शिक्षक दोनों जब सक्रिय होंगे तभी अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। यदि शिक्षक सक्रिय है, बालक भी सक्रिय है तभी होगा। यदि शिक्षक सक्रिय नहीं है, बालक सक्रिय है तो भी अधिगम नहीं होगा, और यदि शिक्षक सक्रिय है, बालक नहीं सक्रिय तो भी अधिगम नहीं होगा। और 4th नंबर की बात करें तो इस सिद्धांत का आधार पर अध्यापन वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात वैयक्तिक भिन्नताओं को देखते हुए हमें जो है तो बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड का प्रयोग करें जिससे कि सभी बालक समझ जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। विभिन्न विभिन्न बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं के अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीचिंग टूल्स, मटेरियल्स का उपयोग करके उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रख करके बालकों को जो है तो शिक्षण कराना चाहिए। इसके नेक्स्ट नंबर पर हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियों व विषय वस्तु में छात्रों की आवश्यकताओं को अनुकूल बना करके शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम को बहुत रिजिड अथवा कठोर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे लचीला बनाना चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, मानसिक क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका छात्रों के कितना सीखा, अर्थात छात्रों में जो भी अधिगम किया है उन्हें कहाँ तक उन्होंने आत्मसात किया है, सीखा है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा बालकों को जटिल कार्य सीखने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात जटिल से जटिल जो क्रियाएं होती हैं, जो बालक की एक्टिविटी होती है, उनको भी इस सिद्धांत के द्वारा प्रयोग करके बालकों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो आई होप कि स्किनर का सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए तथा कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए